स्टडी प्लेक्सिटी IAS। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। We did it. We delivered the mother of all deals. हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी प्लेक्सिटी IAS। मेरा नाम साकेत सौरभ है। कल का दिन ऐतिहासिक था क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक ट्रेड डील साइन की है जिसे टेक्निकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। आपने प्रधानमंत्री को सुना, उनका कहना है कि स्वतंत्र भारत का ये सबसे बड़ा FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन दे टुगेदर अकाउंट फॉर 25% of the global GDP and 1/3 of the global trade. Also, this FTA is going to impact approximately 2 billion people. इसीलिए ये FTA को अच्छे से समझना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हम इस क्लास में समझेंगे कि FTA होता क्या है, इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन फंक्शन कैसे करता है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे और यूरोपियन यूनियन पे किस तरीके से पड़ेगा। हम कुछ चैलेंजेस भी देखेंगे जो कि इस FTA को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह रहे जिसकी वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन की मजबूरी हो गई थी कि अब ये डील साइन करना ही है। क्योंकि ये डील, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि ये डील की शुरुआत, ये नेगोशिएशंस लगभग 20 साल से चल रहे हैं। 2007 में पहली बार ये डील प्रपोज किया गया था कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऐसी संधि, ऐसा डील, ऐसा समझौता, ऐसी एग्रीमेंट हो सकती है। आप बोर्ड पे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, साथ साथ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, उनको देख रहे हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, उनको देख रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे आप नो टैरिफ एग्रीमेंट में जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। उसके साथ साथ आप कोटास को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोटा नील कर दिया जाए तब तो उतना ही अच्छा है, लेकिन अलग अलग FTAs में कोटा के कुछ कुछ लिमिट्स हो सकते हैं। क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा और भी कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का दूसरा पायदान है। अगर पहले पायदान की बात करें तो सबसे पहले लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें वो अपने मेंबर कंट्रीज को या जिनके साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है उन्हें प्रेफरेंस देते हैं। दे प्रेफर दोज कंट्रीज ओवर अदर कंट्रीज हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ दैट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जब एक नॉच ऊपर जाती हैं चीज़ें, जब थोड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन, दोनों के इंटरेस्ट और मैच करते हैं, तब हम जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया कि टैरिफ को एलिमिनेट किया जाता है। जितना ज़्यादा हो सके टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया जाता है। कोटास को जितना ज़्यादा हो सके एलिमिनेट कर दिया जाता है। और दोनों ब्लॉक्स या दो कंट्रीज के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो एक दूसरे को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन देती है। उसके ऊपर अगर हम जाएं तो उसे हम कस्टम्स यूनियन कहते हैं। कस्टम्स यूनियन में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 5 लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने कहा कि आज से हम प्रेफरेंशियल ट्रेड में, कि भाई हमारे लिए जितने भी हमारे फेलो स्टूडेंट्स हैं वो सब बराबर हैं, लेकिन ये 5 दोस्त जो मेरे हैं वो काफ़ी पक्के दोस्त हैं, तो हम इनको प्रेफर करेंगे। कोई भी बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो वी विल हैव ए प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट अमंगस्ट ईच अदर। उसके बाद 1 साल गया तो दोस्ती और गाढ़ी हो गई और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो उनका कहना है कि अब हम प्रेफरेंशियल से एक लेवल ऊपर चले जाएंगे, अब हम फ्री ट्रेड, फ्री FTA जैसा कोई अरेंजमेंट करेंगे आपस में, जिसमें एक दूसरे के लिए कोई टैरिफ पॉलिसी नहीं, कोई कोटा नहीं, सारी चीज़ें नील कर दी गई। जब उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाए तो वो कस्टम्स यूनियन बन सकते हैं। कस्टम्स यूनियन में क्या होता है कि एक दूसरे के लिए तो कोई कोटा या कोई बैरियर नहीं रहेगा, इकोनॉमिक बैरियर, लेकिन अगर बाहर का कोई है तो उसके लिए बैरियर्स होंगे। और
ऐसे बैरियर होंगे जो हर किसी के लिए समान होंगे। इसके साथ साथ कस्टम्स यूनियन के बाद कॉमन मार्केट की बात होती है कि अब मार्केट भी कॉमन कर दिया गया, देशों का मार्केट भी कॉमन कर दिया गया, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। कॉमन मार्केट के बाद हम जाते हैं इकोनॉमिक यूनियन में। इकोनॉमिक यूनियन में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एक हो जाती है, कॉमन पॉलिसी मानते हैं वो लोग, एक कॉमन सेंट्रल बैंक होता है। तो हमने क्या बातें की अभी? हमने बात की कि इसे समझ लेते हैं अच्छे से क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए। हमने बात की कि व्हाट आर दीज ट्रेड अग्रीमेंट्स, और इसमें बात की कि जो सबसे पहला पायदान है उसे हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। जहां पे देश जिनको मैं लोगों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनके हेड ऑफ स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं। मान लेते हैं ये 3 हेड ऑफ स्टेट जो कि अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आ गए, और बाकी देश हैं जैसा है बाहर है, आउट ऑफ दिस प्रेफरेंशियल ट्रेड, ये एक दूसरे को प्रेफरेंस दें, दे विल प्रेफर देम अबव दीज अदर कंट्रीज। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यही हमारे क्लास का सेंट्रल एजेंडा है आज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है कि देश आपस में प्रेफरेंस तो दे ही रहे हैं, प्रेफरेंस तो दे आर ऑलरेडी गिविंग, क्योंकि इसके बाद की ही चीज है। तो दे आर प्रेफरिंग each other, point number 1, and in addition to that they have eliminated any barrier that can be possible। एक दूसरे से कोई इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसे कोई ड्यूटी या कोटा, वो सारी चीज़ों को जितना हो सके एलिमिनेट करते हैं। एक दूसरे से जितनी ड्यूटीज या कोटाज, इन सारी चीज़ों का एलिमिनेशन किया जाता है, उनको काट दिया जाता है कि ठीक है तुम्हारा सामान है, ले आओ हमारे बाजार में, ले आओ बेच लो, मेक मनी। और अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़े तो लिखा होता है एलिमिनेशन ऑफ कोटाज एंड बैरियर्स एंड टैरिफ्स एवरीथिंग, बट द एलिमिनेशन द लेवल टू विच यू कैन एलिमिनेट डिपेंड्स अपॉन एफटीएस टू एफटीएस। जरूरी नहीं कि हर एफटीए में उसे काट के जीरो कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ें तो एफटीए के बाद जो तीसरा मजबूत कॉपरेशन हो सकता है वो है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन, अब यहाँ पे क्या था एफटीए में कि हाँ भाई अगर कोई बाहर है तो उसके साथ क्या करे, तो इफ ही इज ए बी एंड सी, तो सी को इनसे कुछ ट्रेड करना है तो करो, अपनी मर्जी से जैसे करना है करो, कोई परेशानी नहीं है। ए को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करना है तो करो, जो तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन है, फ्री टू ट्रेड आउटसाइड दिस ब्लॉक ऑल्सो। ऐसा जरूरी नहीं कि अब आपको ट्रेड भी करना ही पड़ेगा हमारे साथ, और इसके साथ साथ आपको अगर किसी बाहरी से ट्रेड करना है तो अपना टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन कस्टम्स यूनियन में क्योंकि इंटीग्रेशन ज्यादा गहरा, ज्यादा प्रगाढ़, ज्यादा डीप हो चुका है, तो अब ये आपस में तो नॉन टैरिफ, नॉन कोटा सिस्टम चला ही रहे हैं, लेकिन जब किसी बाहरी से कुछ डील करना हो तो एक कॉमन टैरिफ लगता है, कॉमन टैरिफ। कॉमन टैरिफ, और इसके बाद जो इसके बाद की चीज है जो इससे भी ज्यादा डीप है वो है कॉमन मार्केट, जहां पे आप बस ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपका मार्केट भी कॉमन हो गया, आप अपने सामान जहां प्रोड्यूस करना है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। ध्यान से समझेंगे इसे। इकोनॉमिक यूनियन एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो बिकम्स कॉमन। आपके पास एक ही अथॉरिटी है जो आप पूरे ब्लॉक के लिए, पूरे ग्रुप के लिए फिस्कल पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, पूरे ग्रुप के लिए मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रहा है। तो आपने सुना होगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक, पूरे यूरोपियन यूनियन का एक सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक।
आपने सुना होगा कि इनकी पॉलिसीज एक जैसी होती है। और जो आपने दो लोगों की तस्वीर देखी जिनके बारे में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एक है यूरोपियन काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव, यूरोपियन काउंसिल, और एक है यूरोपियन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव, एंटोनियो कोस्टा उर्सुला वॉन डेर लेन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन है। यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज। 27 यूरोपीय देशों ने यह सोचा कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। तो उन लोगों ने ये सारे स्टेजेस पार करते हुए एक इकोनॉमिक यूनियन बना लिया। क्या इसके बाद भी कोई इससे डीप एंगेजमेंट हो सकता है? जी बिल्कुल। इसके बाद का जो एंगेजमेंट है, इसके बाद या इससे ज़्यादा डीप एंगेजमेंट को हम 6th लिखेंगे और उसे मैं बोलूँगा मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन में आपका करेंसी भी एक हो जाता है। तो आपने यूरोजोन का नाम सुना होगा। आपने यूरोजोन का नाम सुना होगा। ये ऐसा जोन है जो जिसमें 21 देश हैं जो इसी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। 27 में से 21। इन 21 देशों में एक कॉमन करेंसी चलती है जिसे हम यूरो कहते हैं। ये आपने सुना है, ये आपने पढ़ा, यूरो के बारे में पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे कि यूरो ये 27 के 27 में नहीं चलता, ये सिर्फ इन 21 में चलता है। तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि आपको ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आज के क्लास का मुद्दा क्या है वो ये है। वो ये है कि हम आपसी दोस्ती रखेंगे। मान लेते हैं ये भारत, ये यूरोपियन यूनियन, दिस इज यूरोपियन यूनियन एंड दिस इज इंडिया। बोथ ऑफ देम हैव कम इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम आपस में टैरिफ को एलिमिनेट करेंगे, कोटा को एलिमिनेट करेंगे। क्या मैं किसी और के साथ ट्रेड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या यूरोपियन यूनियन किसी और के साथ ट्रेड कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर सकते हैं। वापस चलते हैं। ये वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। जल्दी से देखेंगे यूरोपियन यूनियन में क्या है। यूरोपियन यूनियन में ये सारे देश हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। ये 27 ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। दिस 27 countries are a part of European Union, all these countries। और आज से आपको ये बात भी समझ में आ गई कि यूरोपियन यूनियन क्या है? एक तरीके का इकोनॉमिक यूनियन है जहाँ पे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एक होती है। इसीलिए आपने देखा कि पूरे 27 देशों का को रिप्रेजेंट करने का प्रतिनिधित्व देने दो लोग आए और वो दे आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दीज 27 कंट्रीज। दोज टू पीपल, मिस्टर एंटोनियो एंड मिस उर्सुला, both of them they are speaking on behalf of all these 27 countries। और वो क्या है? वो यूरोपियन यूनियन में एक इकोनॉमिक काउंसिल है और एक यूरोप इकोनॉमिक कमीशन है। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है और इकोनॉमिक काउंसिल एक स्ट्रैटेजी मेकिंग बॉडी होती है कि हम कैसे डील करेंगे इस 27 देश के जो ग्रुप है, इसके बाहर जब भी डील करना हो तो हम किस तरीके से डील करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। आगे बढ़ेंगे। ये 27 देश आपको पता है, फिर भी मैं आपके नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए, जस्ट टू ब्रश थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी बीन नोइंग सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मैंने आपके ये 27 देशों का नाम यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। यूरोपियन काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये लेडी। ठीक है, क्या होता है काउंसिल? इट डिफाइंस द जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शंस एंड प्रायोरिटी ऑफ द ईयू, नो लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसमें? हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ ऑल द 27 ईयू मेंबर्स, जो 27 देश हैं उसके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट कौन है इनके?
यूरोपियन काउंसिल के, वो ये हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन कमीशन क्या है? It proposes new legislation, implements policies and manages budget, enforces EU law. Members कौन है? College of 27 commissioners from each state led by the president Ursula von der Leyen, जिन्होंने ये अनाउंस किया और जिन्होंने इसे एक बहुत अट्रैक्टिव फ्रेज दिया, मदर ऑफ ऑल डील्स। आगे बढ़ेंगे। मैंने आपके जानकारी के लिए बस यहाँ 21 जो यूरोपियन स्टेट्स हैं जो कि यूरोजोन का हिस्सा हैं, जो यूरोजोन बनाते हैं और जिनकी कॉमन करेंसी यूरो है, उनके बारे में भी एक स्लाइड दिखा दिया है। अब आते हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ ये जो प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ कितना हम ट्रेड करते हैं। ये आपका एक्सपोर्ट्स दिखाता है और ये ब्लू आपका इंपोर्ट्स दिखाता है। तो अभी तक तो हम बायलैटरल ट्रेड कर रहे थे क्योंकि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं था। हम बायलैटरली ट्रेड करते थे, हम कंट्री स्पेसिफिक ट्रेड करते थे। लेकिन इस एफटीए के आने के बाद कौन कौन सी चीज़ों में क्या बदलाव आएगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो हमारा जो यूरोपियन यूनियन या वो जो देश हैं 27, उनके साथ जो क्यूमुलेटिव ट्रेड है, इट इज़ 136 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड वी आर एट ए ट्रेड सरप्लस, मतलब हम जितना जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा है। वी आर एट ए ट्रेड सरप्लस ऑफ 15 बिलियन यूएस डॉलर्स। दिस trade arrangement is between the second largest bloc economically, which is the European Union, and the fourth largest economy, which is India. And this is why it is very, very important. This is why this trade deal becomes very important. इसके साथ साथ प्रेजेंटली तो हम 136 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ हम 15 बिलियन डॉलर के सरप्लस में हैं। लेकिन इस एफटीए के आ जाने के बाद अगले 5 से 7 साल में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 136 बिलियन बढ़ के लगभग 230 से 250 बिलियन यूएस डॉलर्स चला जाएगा। 230 टू 250 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जा सकता है। क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट है कि आपने मार्केट एक्सेस दे दिया, मतलब हमें यूरोपियन यूनियन में मिल गया, यूरोपियन यूनियन को भारतीय देश में, भारत के बाजार में मिल गया। लगभग 99% मार्केट एक्सेस मिल गया है। इसके साथ साथ एमएसएमई जो कि लघु उद्योग हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनके लिए ये गेम चेंजर होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना चाहते थे, एक्सपोर्ट करते भी थे, लेकिन उसमें टैरिफ्स थे। इसकी वजह से हमें हाई कंपटीशन झेलना पड़ता था, जैसे गारमेंट है, जैसे एपरल है, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मीट है। इन सारे प्रोडक्ट्स में हमें टैरिफ का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो सारी चीज़ें अब तो एलिमिनेट हो जाएंगी, लगभग ज़ीरो हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम अनटैप्ड पोटेंशियल, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पास बाज़ार नहीं है, बाज़ार की कमी है, हम जिस देश में ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ पे टैरिफ बैरियर्स लगे होते हैं, इसलिए अब हमें अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल है जो कि अनटैप्ड रह गया है, उसे टैप करना है। आगे बढ़ें और ये सारे डिटेल्स तो यही है कि वी हैव बीन ग्रांटेड 99.5% कॉन्सेशंस। 99.5% ट्रेड वैल्यू का जो 99.5% है वो हमें कॉन्सेशन दिया गया है। हमने उन्हें 97.5% का कॉन्सेशन दिया है और बहुत सारी चीज़ों में कुछ कुछ टैरिफ रेट कोटाज भी हैं, जैसे उनके ऑटोमोबाइल, ये पहले भी ये मामला फंसा था हमारा कि उनके ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उनका वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मार्केट हो जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएँ। पिछले बार भी ये मामला फंस गया था और इस बार हमने उन्हें कहा है कि हम उस पे एक कोटा लगाएंगे जिससे हम टैरिफ रेट कोटा TRQ कहेंगे और फेज़ वाइज़ करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे। साथ में एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर का अगर प्रोडक्ट है, जैसे कि 25 लाख के ऊपर की कोई गाड़ी है, तो उस पे ये जो एफटीए का फ़ायदा है वो लागू नहीं होगा। उसके साथ-साथ
यूरोपियन वाइन पे बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि जो टैरिफ था वो 110% लगभग था, वो घट के 15 से 20% हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए फ़ायदा क्या है कि हम आसानी से यूरोपीय बाज़ार में जा सकते हैं। अभी जो कैलकुलेशन या जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि हमारा ट्रेड लगभग 35% एक्सपोर्ट जो है यूरोपियन यूनियन में वो बढ़ने वाला है। अब एक बात को समझना ज़रूरी है कि ये मामला जो पिछले 20 साल से फंसा था, वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन इन दोनों के लिए एक मजबूरी क्यों बन गई थी? क्योंकि हम दोनों, इंडिया इज़ ऑलरेडी फेसिंग अ टैरिफ ऑफ 50% फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ-साथ क्योंकि ये ग्रीनलैंड वाला इश्यू चल रहा था और कुछ टेक रेगुलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन में, उनको लेके यूएस और यूरोपियन यूनियन इनके बीच भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे भी यूएस उन पे लगभग 15% का टैरिफ लगाता है। साथ-साथ में हर दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ भी आ रही थी कि 15% से बढ़ा के ये शायद 30% हो जाए। ये एक बड़ी वजह रही कि हम दोनों के लिए एक मार्केट जो यूनाइटेड स्टेट्स हुआ करता था, वो एक अब डिफ़िकल्ट मार्केट या अब नॉन नेगोशिएबल मार्केट होता जा रहा था, तो हमें आपस में एक एग्रीमेंट करना पड़ा। इसके साथ-साथ जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न रहा, वो था चाइना का डोमिनेंस ओवर द सप्लाई चेन। चाइना इज़ रनिंग अ ट्रेड सरप्लस ऑफ ट्रिलियन डॉलर रुपीज़। और आपको पता है कि कोविड के समय हमने ये देखा कि ऐसा हो सकता है कि जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसकी वजह से पूरे सप्लाई चेन को हाईजैक किया जा सकता है और उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके या जो ये टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर की चीज़ें चल रही हैं उससे दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है और हमने ब्रिटेन के साथ एक एफटीए किया है, तो यूरोपियन यूनियन को भी लगा क्यों कि वो एडवांटेज जो यूके को मिल रहा है, वो हमें भी मिलना चाहिए। ये 3 मुख्य वजह रहीं जिसकी वजह से ये ट्रेड डील हो पाया क्योंकि अब ये दिस बिकेम अ काइंड ऑफ कंपल्शन फॉर इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। इसके साथ-साथ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस, इसीलिए हमें अभी भी अपने जो गुड्स हैं, स्पेशली गुड्स, क्योंकि सर्विसेज में तो हम आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आईटीईएस ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन गुड्स में हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमें सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये सारे वो मेजर्स हैं, आप इसे आसान शब्दों में आईएसआई मार्क समझ सकते हैं। उनका अपना आईएसआई मार्क है। तो अगर वो आप आईएसआई मार्क, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो आपके गुड्स अपने बाज़ार में नहीं आने देते। तो जो सबसे पहला चैलेंज है, वो हमारे लिए ये है कि हम अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे विश्वविद्यालयों में अभी भी लैंग्वेज को लेके उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अभी भी हम वो लैंग्वेजेस सुनते हैं, धीरे-धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज को लेके यूरोपियंस बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं कि अगर अभी प्रेज़ेंट स्टेटस ये है कि लगभग 6 लाख भारतीय यूरोपीय देशों में रहते हैं। अगर आपको यूरोप जाके कुछ काम करना है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी, मान लेते हैं आप एक एक्सपोर्टर, आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फ्रांस में कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये ताल्लुक गहरा होने वाला है, तो ये ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा जाए, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराई जाए। जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स। और उसे यूरोपियन यूनियन में सीबैम या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीईएम कहते हैं। उनका कहना है कि जो गुड्स कार्बन कंज्यूमिंग गुड्स हैं, जैसे स्टील, एल्युमिनियम, अगर उनका आयात, उनका इंपोर्ट यूरोप में होता है, तो उन पे भी एक टैरिफ, एक काइंड ऑफ टैक्स लगेगा, क्योंकि उनके उत्पाद में कार्बन एमिशन हुआ है। उसे हम, ये बात आप प्रीलिम्स के लिए भी याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी का एक तरीका है सवाल पूछने का कि द वर्ड सीबीईएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इज ऑफन सीन इन द न्यूज, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू विच ऑफ दीज फॉलोइंग? यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स, एंड यू कैन गेट वन मोर ऑप्शन। द आंसर वुड बी यूरोपियन यूनियन। ये चैलेंजेस हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन होता क्या है वो हमने सीखा। यूरोपियन यूनियन क्या है? एक इकोनॉमिक यूनियन है।
इसके साथ-साथ हमने सीखा कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये है कि हमारे देश को लगभग 99.5% चीज़ों में कंसेशंस और टैरिफ का एलिमिनेशन दिखा है। हमने भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों में प्रेफ़रेंस दिया है। हमने लगभग उन्हें 97.5 चीज़ों में टैरिफ को एलिमिनेट कर दिया है। 5वीं चीज़ जो हमने देखी, वो ये समझी कि इसके बावजूद भी हमने भी कुछ इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है, उन्होंने भी अपनी किसी-किसी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दिया है, जो कि बहुत लाज़मी बात है। ऐसा करना चाहिए, करना पड़ता है। हमने एक और बात समझी कि ऐसे क्या जियोपॉलिटिकल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये करना इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए एक मजबूरी बन गई थी। इसके साथ-साथ हमने ये देखा कि चैलेंजेस क्या हैं, स्टैंडर्ड्स, लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। ये आपके लिए एक रिफ्रेशर क्लास था। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा, कुछ नोट्स बनाए। इसके साथ-साथ न्यूज़पेपर फॉलो करते रहे। ये डील को धरातल पर आने में कुछ समय लगेगा। उसके पहले न्यूज़ पेपर्स में इसकी अच्छे से कवरेज होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे। धन्यवाद।